हाँ जी, नमस्कार सभी को। चलिए, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद होगी सभी साथी हमारे अच्छे होंगे। चलिए बताइए भाई, क्या हाल चाल है सबके, क्या चल रहा है? तो इधर तो भाई दिल्ली सल्तनत चल रहा है ना। बाकी वगैरह फॉग वगैरह तो इधर चल नहीं रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक चीज़ मिस हो गया, पता नहीं दिख नहीं रहा कहाँ चला गया। छोटी सी जगह है, उसमें भी चीज़ें अगर मिस हो जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। चलिए वापस आते हैं, बात कर रहे थे हम खिलजी वंश की। बात कर रहे थे खिलजी वंश की। और इन खिलजियों का जो शासन होता है वो तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब तक इन्होंने शासन किया, एक भारत में एक नया इतिहास बना देते हैं ये सब। कहा जाता है कि ये, एक मिनट ज़रा सा टाइम दीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे। चलिए वापस आते हैं भाई। हम बात कर रहे थे खिलजी वंश की, और शायद इसकी जो एक पहली क्लास हुई थी हमारी कल या परसों में, तो हमने बात कर ली थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। वैसे उसका नाम हमने केवल जलालुद्दीन खिलजी लिखा था, लेकिन आप जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसका पूरा नाम है। खिलजी वंश का संस्थापक होता है और सबसे वृद्ध शासक दिल्ली सल्तनत में किसको कहा जाता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है वो। तो इन सब चीज़ों की बात हमने कल कर ली थी। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम ऐसा शासक जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया, है ना। इनका कहना था कि हम वह करेंगे जो जनता के हित में होगा, वह नहीं करेंगे जो हमारे धर्म के हित में होगा, है ना। इसके पहले हमने सभी शासक देखे, बलबन, सारे के सारे अमीर वर्ग। और एक चीज़ याद रखिएगा, पहली क्लास में हमने बात की थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, केवल वही इलवरी तुर्को, सॉरी वो कब तुर्किस्तान का तुर्क होता है। बाकी सारे दिल्ली सल्तनत में अभी तक जितने भी हमने सुल्तानों की बात की है, ये सारे इलवरी तुर्क होते हैं। तो बलबन की इसके पहले हमने बात की। बलबन के बाद उसका पुत्र कैक्यूबाद के बाद क्यूमर्स शासक बनाया जाता है, और फिर इन सबको मारकर बन जाता है शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की, खिलजी समुदाय की स्थापना की दिल्ली सल्तनत में। और इनका शासनकाल हमने बात किया था कितना होता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासक इनका शासन होता है। और आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के जो सबसे महान शासक है, कह सकते हैं बहुत खतरनाक एक तरीके से, जो जिसने अपनी साम्राज्यवादी धारा से, खिलजी वंश में मेन चीज़ हम किसको पढ़ेंगे भाई, अलाउद्दीन खिलजी मेन होता है ना। बाकी तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वगैरह तो एक नींव डालते हैं बाकी बस। तो आज बात करने वाले हैं हम किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की बात करने वाले हैं, AK-47 की, कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी AK-47 तो हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो वास्तव में ये AK-47 ही कहा जाता है। इसने मात्र, इसका शासनकाल जो होता है 1996 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल तो इसका ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब तक इसने शासन किया, एक तरीके से कह सकते हैं इसने जो अपने शासनकाल में अपना अपना साम्राज्य इतना ज़्यादा वो किया, इतने मतलब अच्छे तरीके से इसने शासन किया कि अभी तक इसके, हम बात करें दिल्ली सल्तनत में भी कोई ऐसा शासक नहीं होता है जो इसकी तरह अपना शासन विस्तार, अपना साम्राज्य विस्तार करता है। और ना आगे पढ़ेंगे हम, ना मुगल काल में ऐसा कोई सुल्तान होता है जिसने इस तरीके से अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी। और बात करें इसका जो बचपन का जो नाम होता है, पूछा जाएगा इसका बचपन का क्या नाम था, तो अली गुरसाब इसका बचपन का नाम था। पिताजी का नाम शहाबुद्दीन खिलजी। और इसका जन्म 1266 ईस्वी के मध्य होता है। तो चलिए लिखिएगा, जो पॉइंट है साथ साथ लिखते चलते हैं। चलिए लिखिएगा, इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक। खिलजियों का जो शासनकाल होता है वो हमने बात किया ही था, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक 30 साल का इनका शासनकाल होता है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन भी खिलजियों का ही होता है, और सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी विस्तार जो शासन करते हैं वो खिलजी करते हैं भाई, है ना। तो सबसे कम और सबसे खतरनाक, जितना कम है उतना ज्यादा खतरनाक है ये सब।
तो चलिए नाम लिखिएगा, इसका बचपन का नाम है, बचपन का नाम इसका मिलता है अली गुरसाब। बचपन का नाम अली गुरसाब। जन्म इसका 1266 या 67 ईस्वी के मध्य होता है अलाउद्दीन खिलजी का जन्म। और इसके पिता का नाम मिलता है शहाबुद्दीन खिलजी। लिखिएगा पिताजी का नाम। थोड़ा सा इसका बेस तैयार कर लेते ना, मान लीजिए पूछे गए क्वेश्चन है ये सब, हमारे बचपन का नाम वगैरह, इसका तो जरूर याद रखिएगा। और अभी इसकी बात करेंगे, इसके बाद उसकी उपाधियों की। देखिए मेन चीज़ों के जहाँ से हमारे क्वेश्चन बने, बात हमें उनकी करनी है ना। बाकी बात हमें ये नहीं करनी है कि कहानी पढ़नी है किसी चीज़ की। मान लीजिए कहानी आप पढ़ेंगे तो ये आज का जो दौर है ना, कहानियों से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। जो कहानी आप पढ़ते हैं ना, वो आप फिर पढ़ते रह जाएंगे, है ना। कहानी बताने में कोई चीज़ नहीं है, चीज़ों को जोड़कर ही कहानी बना दी जाती है। तो कहानी से चीज़ों को निकाल कर अगर मिल रही है आपको तो अच्छी बात है। तो पिता का नाम इसका होता है शहाबुद्दीन खिलजी। अब हमें क्यूमर्स का नाम याद आ रहा है, तो लिखिएगा पिताजी का नाम शिदाबुद्दीन खिलजी, इसके पिताजी का नाम होता है। और इसने जो अपना राज्य अभिषेक करवाता है ना, ये राज्य अभिषेक जब सुल्तान बनता है ये, तो इसने राज्य अभिषेक करवाया था अपने लाल महल, बलबन के लाल महल में। ऐसे लिखिएगा, लाल महल बलबन लिख लीजिएगा। बलबन के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाता है अलाउद्दीन खिलजी, और यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। हमने बात किया कि कहा जाता है कि इसके पिता की जो मृत्यु है वो जब ये छोटा सा था तभी हो जाती है, और इसका जो पालन पोषण इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की देखरेख में इसका पालन पोषण होता है। और जब शासक बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अपनी पुत्री का, पहले तो भतीजा होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, उसके बाद दामाद बन जाता है। हमने आपको बताया कि जब मलिक छज्जू विद्रोह करता है, उसको दबाने में यह सफल हो जाता है। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और उसके बाद यह देवगिरी आक्रमण करता है। बात यह था इसकी पहली क्लास में, किसी से भी अपने चाचा से ही बिना पूछे हुए जाता है आक्रमण करने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारा धन इसको प्राप्त हुआ। और वहीं से इसकी इच्छा जागृत हुई कि जब मेरे पास इतना धन है तो मैं सुल्तान क्यों नहीं बन सकता। वहीं से इसके सुल्तान बनने की प्रथा चालू हुई। और उसके बाद हमने आपको बताया कि यह अपने चाचा को पत्र लिखता है कि चाचा आप काड़ा मानिकपुर आ जाइए, क्योंकि काड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया था इसके चाचा ने जब इसने मलिक छज्जू को पराजित किया, कि चाचा आप काड़ा मानिकपुर आ जाइए, मैं जितना भी चीज़ें लौट के लाया हूँ आपको वापस कर दूंगा। चाचा जी गए, और देखिए चाचा ने इसका पालन पोषण किया, है ना, इतना बड़ा किया, और बाद में चाचा को ही मार दिया, है ना। अपने चाचा का ही नहीं हुआ, ये इतना खतरनाक था ये। तो बाद में चाचा को मार के शासक बनता है। और हमने आपको बताया था 21 अक्टूबर 1296 को अपने आप को शासक घोषित कर देता है, सुल्तान घोषित कर देता है। और इसी में एक बर्नी महोदय जी का कथन आता है, शानदार कथन, कि अभी शाही मुकुट, जो शाही सुल्तान के मुकुट से रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शाही चंदोबा अपने सिर पर धारण कर लिया। ये पूछा नहीं जाएगा, ये कहा बर्नी जी का कथन है। आगे बात करेंगे अभी बर्नी की किसके साथ भारत आए थे, है ना। तो बर्नी का कथन आता है कि अभी शहीद सुल्तान के छत्र से या मुकुट से रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शाही चंदोबा अपने सर पर धारण कर लिया। 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी को यह अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लिख लीजिएगा, 21 अक्टूबर 1296 को सुल्तान घोषित कर दिया, सुल्तान घोषित कर देता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रमुख उपाधियां हैं। बहुत सारी उपाधियों का इसका उल्लेख मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के। और
मेन की बात करने वाले हैं, क्योंकि उपाधियों से क्वेश्चन बनते हैं हमारे ना, क्योंकि उपाधि का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ की नाम धारण कर लेते हैं, है ना, उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती है। जैसे हमने आप बात की थी खलीफा की, तो खलीफा जो इस्लाम जगत का धर्मगुरु, सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु को हम क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। और उसके अंडर में जितने लोग रहते हैं सबसे सुल्तान का प्रमुख खलीफा हो जाता है ना। तो ये था पद। तो इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की। आइए उनकी उपाधियों की बात करते हैं। 3-4 उपाधियां मिलती हैं। पहला मिलते हैं इसका द्वितीय सिकंदर वगैरह की भी इसकी उपाधि मिलती है। आगे बात करने वाले इनकी। चलिए लिखिएगा प्रमुख उपाधियां। पहली उपाधि मिलती है इसकी नायब, खलीफा का नायब। लिखिएगा पहली उपाधि मिलती है इसकी खलीफा का नायब। खलीफा का नायब। अब ये खलीफा का नायब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं वह नहीं करूँगा जो धर्म के हित में होगा। ये कथन हमने आपको पहले भी बताया कि जलालुद्दीन खिलजी कहता है। और सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी सबसे पहली उपाधि धारण की खलीफा का नायाब। और इसने क्या कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वह नहीं करूँगा जो धर्म के हित में होगा, मैं वह करूँगा जो राज्य और जनता के हित में होगा। इसने खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया। सनद प्राप्त करके सुल्तान, ऐसे होता था ना कि आप खलीफा से सनद प्राप्त करेंगे तभी आप सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे। इसने ये सब चीज़ें खत्म कर दी। सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया। खलीफा से सनद प्राप्त करके शासन सत्ता को स्थानांतरित नहीं किया, स्वयं का शासक बना। और पहली बार इसने धर्म और राजनीति को अलग अलग किया, कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता था। कि मान लीजिए उल्लेख हमारा ये है, क्योंकि बहुत सारे शासक, हमने आपको बात की ना कि वो जो धर्मों में उल्लेख है कि इस धर्म में ये, उस धर्म में वो, हमें ये पहनना चाहिए, वो करना चाहिए, इन सब चीज़ों को इसने नहीं माना। और खलीफा का नायब इसी कारण कहा जाता है क्योंकि यह धर्म को राजनीति से अलग करता है। खलीफा से सनद प्राप्त करके शासन स्थापित नहीं करता है ना। तो लिखिएगा खलीफा का नायब, समझ में है ना, क्योंकि इसको खलीफा का नायब क्यों कहा गया। और अगली उपाधि है इसकी द्वितीय सिकंदर। लिखिएगा द्वितीय सिकंदर कहते हैं, और लेकिन उपाधि का नाम है इसकी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, यह लिखिएगा द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर। खिलजी कहाँ के थे ये तो हमने आपको बताया था ना कि खिलजी थे कहाँ के। ये जो अफगान का क्षेत्र है, अफगान में हेलमंद नदी, उसी के जो पास का क्षेत्र है उसको खिलजा बोलते हैं। और इन्हीं खिलजे को यहाँ क्या बोला जा रहा है, खिलजी। जी। सिकंदर ए सानी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि पूरे भारत को जीतकर, वह जो उसके आसपास के क्षेत्र को जीतकर भारत में एक नए धर्म की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और यह विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की भांति। और इसने बहुत सारे आक्रमण किए, इतने सारे कि 20 साल में इसने इतने आक्रमण किए कि जितना तो इसने शासन नहीं किया उससे दुगने तिगुने इसने आक्रमण किए और बहुत सारी विजय प्राप्त की। उसके इसके जीतने का कारण क्या था आगे बात करेंगे। इसके प्रमुख सेनापतियों की अमीर खुसरो जी का एक कथन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही भाग्यवाली शासक राजा सेनापति होता है, जिसके पास बहुत, इसका मेन कारण था इसके सेनापतियों का। इसके इतने कह सकते इतने वीर सेनापति, लेकिन उनकी बात आगे करेंगे। अभी सिकंदर ए सानी की उपाधि क्यों धारण करता है, क्योंकि यह भी भारत को जीतकर या उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें विजय प्राप्त करके भारत में एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है। तो कहा जाता है कि इसका एक जो कह सकते हैं कोतवाल होता है, दिल्ली का एक कोतवाल होता है और इसका बहुत ज़्यादा खासदार होता है, उसका नाम होता है अल्लाह उल मुल्क। केवल उसी की सुनता है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का कोतवाल होता है अल्लाह उल मुल्क और अलाउद्दीन खिलजी उसी की बात केवल सुनता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने ये बताया उससे कि मेरा एम क्या है, मतलब मैं करना क्या चाहता हूँ, कि पूरे भारत को जीतकर मैं एक नए धर्म की स्थापना यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो वह इसको समझाता है भाई
कि जब पूरे विश्व को, भारत को जब सिकंदर नहीं जीत सका, 5 लाख की सेना, विशाल सेना थी इसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और इसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, कई सारी चीज़ों में बदलाव किया था इसने, और इसी कारण इसका जो हौसला था बहुत ज़्यादा ऊपर था, है ना। पूरे भारत को जीत के यहाँ पे नए धर्म की स्थापना करना इतना आसान नहीं है ना। तो इसका जो दिल्ली का कोतवाल होता है अल्लाह उल मुल्क, इसको कहता है कि भाई तू पहले ये देख, जब सिकंदर भारत आया आया तो वो तूफान की तरह, और लेकिन वापस गया आंधी की तरह, पता नहीं चला। तो उसके कहने पर ये विश्व विजेता बनने का जो मानस होता है त्याग देता है, उसका सपना छोड़ देता है, और ये कहता है कि चल भाई ठीक है, तू ये नहीं कर सकता तो उपाधि धारण कर ले, सिकंदर ईसानी या द्वितीय सिकंदर की। तो यह द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर लेता है। इसका कोतवाल जो दिल्ली का होता है अल्लाह उल मुल्क, और इसके कुछ सिक्कों पर जो इसने सिक्के चलवाए उसमें इसकी उपाधि का वर्णन होता है, उसमें लिखा हुआ मिलता है द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ईसानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। आप लिख लीजिएगा, दिल्ली का कोतवाल होता है अल्लाह उल मुल्क, इसके कहने पर इसने सिकंदर ईशानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। और एक उपाधि और इसी के कहने पर धारण करता है कि भाई चल तू खलीफा नहीं बन सका विश्व जगत का, मतलब, तो इसने कहा कि तुम उपाधि धारण कर लो विश्व का सुल्तान। तीसरी उपाधि मिलती है इसकी विश्व का सुल्तान। चौथी उपाधि मिलती है, बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, जनता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था ये, और चौथी उपाधि मिलती है इसकी जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा। पांचवी हेडिंग मिलती है इसकी युग का विजेता। युग का विजेता, जनता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था एक तरीके से कह सकते हैं, और युग का विजेता। भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल में वाकई इसके नाम का डंका बजता था पूरे विश्व में। उस समय पूरे युग को एक तरीके से इसने जीत लिया था। क्यों, आगे बात करते हैं इसकी, है ना। तो उपाधियां लिखिएगा इसकी, खलीफा का नायाब, खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया, धर्म को राजनीति से अलग किया, कई सारी चीज़ों में बदलाव किया इसने। और जो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल होता है इसको साम्राज्यवादी युग कहा जाता है। जरूर लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवादी युग कहलाता है। इसने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, इसने अपने साम्राज्य का, एक तरीके से मान लीजिए इसने पूरे भारत को जीत लिया। और एक जोधपुर से एक संस्कृत का ताम्रपत्र मिलता है जिसमें लिखा हुआ मिलता है, ज़्यादा चीज़ें तो हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जो भी छोटी मोटी चीज़ें पता है अब तक बताते हैं। वैसे इन सब चीज़ों का पेपर से कोई लेना देना नहीं है, कभी कभी कोई किताब वगैरह पढ़ा करो तो मिल जाती हैं, या किसी को देखा करो तो पता चलता है ना। तो तांबे के पत्र में लिखा हुआ मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन, जो शौर्य होता है, इसके दैवतुल्य शौर्य का जो शोर होता है वो पूरे विश्व में विराजमान होता है। इसे लिखी हुई इसके बारे में चीज़ें मिलती हैं। तो इनकी उपाधियों की बात कर ली, जल्दी से उपाधियां नोट करिएगा इसकी, फिर आगे की बात करते हैं। चीज़ें देखिए एक लाइन से चलती हुई। अब इसके बाद बात करने वाले इसके प्रमुख सेनापतियों की, उसके बाद बात करेंगे इसने क्या क्या नई चीज़ें किया दिल्ली सल्तनत में, क्या बाहर किया, क्या अच्छा किया। और ये जनता का साम्राज्यवादी युग कहलाता है। चलिए एक बार लिख देते हैं, खलीफा का नायाब, जनता का चरवाहा, युग का विजेता सिकंदर ईसानी। इसके सिक्कों पर उल्लेख है, जरूर लिख लीजिएगा। इसके जो सिक्के मिलते हैं उनमें इसकी जो द्वितीय उपाधि होती है सिकंदर ईसानी, किसके कहने पर धारण किया तो दिल्ली का कोतवाल होता है अल्लाह उल मुल्क, केवल उसी की सुनता है ये, और उसी के कहने पर इसने जो विश्व विजेता का जो मानस था उसने त्याग दिया। उसका जो दृढ़ इच्छा थी कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ, उसको वहीं पे इसने त्याग दिया। तो एक पॉइंट लिखिएगा यहीं पे, चलिए लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का शासन, एक मिनट रुकिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का शासन
दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवादी युग कहलाता है। साम्राज्यवादी युग कहलाता है। हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के वक्त ही बात की थी कि उत्तर भारत का प्रथम ऐसा राजवंश या प्रथम ऐसा शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। इसके पहले जो हमने बात की उन्होंने दक्षिण भारत की ओर नहीं देखा और इसने दक्षिण भारत में देवगिर के ऊपर पहला अपना आक्रमण किया, जहां के शासक होते हैं रामचंद्र यादव। उनके ऊपर यह आक्रमण करता है और बहुत सारा धन प्राप्त किया। इसकी बात हमने इसके पहले की। रामचंद्र यादव को पराजित कर देता है। तो चलिए आगे की बात करते हैं इसकी। दिल्ली सल्तनत का जो इसका अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है, साम्राज्यवादी शासनकाल होता है। इसने कहा जाता है कि 20 वर्षों में इतना ज़्यादा इसने साम्राज्य विस्तार किया, बहुत ज़्यादा, है ना। उनको शब्दों में वर्णन कर पाना कम हो जाएगा, है ना। ना हमारे पास इतने शब्द हैं, ना आपके पास इतना समय कि आप पूरा सुन सकें। तो चलिए, साम्राज्यवादी युग कहलाता है दिल्ली सल्तनत में। और एक और पॉइंट लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया, राजनीति को धर्म से अलग किया। हमने बताया ना कि जो बलबन का जो राजत्व सिद्धांत दिया होता है, लौ रक्त शुद्धि का नियम, उसको जो जलालुद्दीन खिलजी होता है उसको खारिज कर देता है। और जो यहीं से इसने उलेमा वर्ग का जो शासन होता है, उलेमा वर्ग का जो अस्तित्व होता है, खिलजी वंश के बाद उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उलेमा वर्ग एक अमीरों का वर्ग कह सकते हैं, उनका वर्चस्व होता है, उसको भी इसके खिलजियों ने समाप्त कर दिया। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति। यहीं पे खुसरो जी का एक कथन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही भाग्यशाली किस्मत वाला राजा होता है या सेनापति होता है, जिसके पास मलिक काफूर से याद रखिएगा, जो अभी हमारा जुलाई में 2021 में जो हमारा एयरफोर्स का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बना था हमारा कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अब सॉरी, ऐसे क्वेश्चन नहीं, तो उसमें था कि मलिक काफूर किसका सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे और वो हमें लगता है हमने गलत कर दिया, क्योंकि हमको बताया गया कि इसमें हिस्ट्री आती नहीं, हमने पढ़ा नहीं, है ना। चीज़ें थी, एक बार अगर देखा जाता तो आ जाता, और हमने वो गलत कर दिया। इतना ज़्यादा अफसोस है ना। चीज़ें अब सामने मार्कर से लिख रहे हैं, तो चीज़ें हैं, बदलती रहती हैं। तो प्रथम इसका सेनापति था मलिक काफूर। भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि इसने जितनी भी विजय प्राप्त की, अपने इन 5 सेनापतियों से बात की, तो पहला सेनापति मलिक काफूर, जफर खां, नुसरत खां, उलूग खां, अलफ खां, 5 इसके सेनापति होते हैं। और ये इतने बहादुर होते हैं कि मलिक काफूर ने संपूर्ण दक्षिण भारत को इसको जीतकर इसके कदमों में डाल दिया, अलाउद्दीन खिलजी के, संपूर्ण दक्षिण भारत। और जफर खां और नुसरत खां मंगोलों के आक्रमण के इसमें सेनापति होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है 1296 ईस्वी में, 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी को इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, और इधर मंगोलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1296 ईस्वी से लेकर के 1308 या 7 या 8 ईस्वी तक दावा खान ने लगातार 7 बार आक्रमण किए। मंगोलों का शासक होता है दावा खान लगातार 7 बार आक्रमण करता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों के विरुद्ध लौह रक्त की नीति अपनाई, लौह तलवार की नीति अपनाई, मार काट डाला, इनको बुरी तरीके से पराजित किया। और इनके विरुद्ध जो इनके सेनापति होते हैं जफर खां और नुसरत खां, इन दोनों को इसने मंगोलों के विरुद्ध या मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए रखा था, मंगोलों का सामना किया। मलिक काफूर संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी के कदमों में डाल दिया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मलिक काफूर था, इसका सेनापति, जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद अगर बात करें
नुसरत खां, उलूग खां। और एक चीज और रखिएगा, ये बताते हैं कि जफर खां इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि एक बार युद्ध में इसने मंगोलों को मारते 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 30 कोस तक पीछे हटा दिया। मारते मारते उसको 30 कोस पीछे तक हटा दिया जफर खां। ऐसे ऐसे सेनापति थे इसके। तो यहीं पे खुसरो जी का जो कथन मिलता है, अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा गया, इसके दरबारी कवि थे ये। एक बार चलिए बताइएगा आप लोग, कोई सामने तो है नहीं, नहीं तो चीज़ें मिलते हैं। तो याद रखिए, जब मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग बलबन के साथ में भी आ जाते हैं। और अमीर खुसरो को हमने आपको बताया था कि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा आपकी बार, है ना। तो चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा भाई। चीज़ें थोड़ा भी बताने का जो हमारा ढंग है वो इधर उधर हो जाता है ना, और फिर इसी हड़बड़ाहट में जो चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं वो भी निकल के बाहर चली जाती हैं यार। सच बता रहे हैं आज हम, जब यहाँ पे खड़े होते हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पहली बार तो जब कैमरे के सामने बोलना पड़ा था तो हमारे होश ही उड़ गए थे ना। पहली क्लास देखिएगा ज़रा जाके अगर कोई हो। तो चलिए टॉपिक से नहीं हटते हैं। जो मंगोलों के खिलाफ इसने जो सेनापति थे जफर खां और नुसरत खां, और नुसरत खां से चलिए सॉरी। और उसके बाद हमने बात की थी जफर खां, नुसरत खां, ये दोनों दोनों मंगोल आक्रमण के लिए होते हैं। और नुसरत खां, उलूग खां की उपाधि किसने धारण की थी? चलिए आप बताइएगा हमें, उलूग खां की उपाधि किसने धारण किया था? ये क्वेश्चन है हमारा। अगर कोई साथी क्लास देखेगा तो जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो उलूग खां, नुसरत खां और अलफ खां, इन तीनों को इसने उत्तर पश्चिमी भारत अभियान पर भेजा। और कहा जाता है कि शायद ही उत्तर पश्चिम भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा होगा जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन सत्ता से बाहर रहा होगा। इन्होंने पूरा इधर दक्षिण भारत जो होता है, मलिक काफूर पूरा जीत लिया मंगोलों के विरुद्ध पूरा। जफर खां, नुसरत खां, और ये नुसरत खां ही उत्तर पश्चिम में भी शामिल होता है इसके अभियानों में। तो इनकी कहा जाता है, जैन मुनि होते हैं एक, उनका कथन आता है यहीं पर, कनक सूर्य सागर जी, जैन मुनि कनक सूर्य सागर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के किलों की गणना करना, किलों को गिनना, उसके जो इसने किले फतेह किए उनको गिनना किसी की बस की बात नहीं है। गिनना नामुमकिन है, वो गिन पाना नामुमकिन है। क्योंकि हमने बताया ना कि 20 साल में इसने इतने ज़्यादा आक्रमण किए हर जगह पूरे भारत में। और क्यों? इसके पास सब कुछ था, इसने क्यों सब कुछ जीता? इन 5 सेनापतियों की वजह से। जो इसके 5 सेनापति होते हैं, इनकी वजह से कहा जाता है इसने पूरे भारत में अधिकतर विजय प्राप्त किया। तो और जैन मुनि जो होते हैं उनका कथन आता है, कनक सूर्य सागर जी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दुर्गों की गणना कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसने बहुत सारे दुर्ग जीत रखे थे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रमुख सेनापतियों की। उसके बाद बात करने वाले इसके जो प्रमुख अभियान थे। तो जल्दी जल्दी लिखिएगा, सेनापतियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, 5 सेनापति होते हैं इसके प्रमुख। चलिए लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। समझ में आ रहा ना, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, है ना। तो पहला था मलिक काफूर, मलिक काफूर, दक्षिण भारत अभियान, संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतकर इसने अलाउद्दीन खिलजी के कदमों में रख दिया था। उसके बाद दूसरा था जफर खां, इसका सेनापति था। तीसरा था नुसरत खां, तीसरा था उलूग खां की उपाधि भी किसी ने धारण की थी, बताइएगा जरूर। और 5वां था इसका अलप खां, ये इसके प्रमुख सेनापति थे। 5वां था सेनापति अलफ खां। इन दोनों को लिखिएगा।
मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध दावा खान होता है 1296 से। देखिए जैसे ही ये सुल्तान बना लगातार मंगोलों के आक्रमण हुए और सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण भी यदि पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही होता है। इसी के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किए। और इन तीनों को लिखिएगा, ये नुसरत खां मंगोल के आक्रमण में भी शामिल रहता है और ये तीनों उत्तर पश्चिमी भारत अभियान में ये तीनों शामिल होते हैं। ये अभियान चलाता है चारों पूरे भारत में इसने आक्रमण किए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, कोई भी क्षेत्र इससे बाकी नहीं रहता है ना। तो क्योंकि क्यों इसने सारी चीज़ों पे विजय प्राप्त की, क्योंकि इसके सेनापतियों, मेन तो सेनापति ही होते हैं ना। अब किसी किसी के सेनापति बागी निकल जाते हैं, दागी निकल जाते हैं तो वो शासन सत्ता मारा जाता है बेचारा, है ना। जैसे बात करेंगे रजिया की, है ना, तो इसके जो अपने थे बहुत ज़्यादा मजबूत थे कहा जाता है। तो जल्दी से नोट करिएगा इसकी। फिर इसके आगे बात करते हैं, इसके जो एक अभियान की बात करते हैं, गुजरात अभियान की, जो इसके प्रमुख अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियानों की बात करेंगे। सारे अभियानों की बात कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मेन की बात करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा भाई, पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे, है ना। 5 सेनापति थे इसके, अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख सेनापति थे उसमें 5 थे। और जो अब मंगोलों के आक्रमण का सामना किया था, जिन्होंने मंगोलों के आक्रमण का सामना लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, इन्होंने मंगोलों को रोका था, है ना। इसके पहले हमने बताया कि बलबन ने किलेबंदी करवा दी थी अपने क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी उसका जो पुत्र होता है मोहम्मद खां मारा जाता है मंगोलों के आक्रमण में। और देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी को, ये भी एक शासक होता है जो शासन बनते ही लगातार मंगोलों ने 7 बार आक्रमण किया और 7 बार इनको खदेड़ा, और खदेड़ा इनको मार काट दिया पूरी तरीके से। तो जल्दी से नोट करिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके जो प्रमुख अभियान होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। एक अभियान की बात करते हैं, 3-4 अभियानों की बात करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि सुल्तान बनने के बाद सबसे पहला आक्रमण जो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर किया, तो गुजरात के ऊपर करता है ना। गुजरात के शासक होते हैं कर्ण बघेल जी या रायकर्ण जी। उनकी पत्नी का नाम होता है कमला देवी और पुत्री का नाम होता है देवल देवी। और चलिए आगे बात करते हैं इसकी। अब खिलजी वंश का तो कोई मतलब है नहीं ना, अब हेडिंग लगाइएगा अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान। सारे अभियानों की बात कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि हमने आपको बताया कि बहुत सारे आक्रमण करता है, बहुत सारे किले इसने फतेह कर रखे थे, इतनी ज़्यादा जीत रखे थे किले की उनकी गिनती कर पाना मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था एक तरीके से कह सकते हैं। तो चलिए लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण या अभियान लिख लीजिएगा, प्रमुख अभियान या आक्रमण। तो पहला लिखिएगा गुजरात, गुजरात अभियान या आक्रमण लिख लीजिएगा। कब करता है तो याद रखिएगा 1299 ईस्वी में। कौन है भाई किसका ट्रक फंसा? गुजरात अभियान 1299 ईस्वी में आक्रमण करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम आक्रमण किसके ऊपर किया, तो गुजरात के ऊपर करता है। इस यहाँ पे आक्रमण करने का मतलब है कि इसने अपने सेनापति नुसरत खां को इसका सेनापति बनाया था आक्रमण करने के लिए। तो जो गुजरात के शासक होते हैं तो लिखिएगा गुजरात अभियान में आक्रमण किया यहाँ के शासक रायकर्ण बघेल जी या रायकर्ण लिखिएगा। चलिए लिखिएगा 1299 ईस्वी में आक्रमण किया और शासक होते हैं यहाँ के कर्ण बघेल या रायकर्ण लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, और इनकी पत्नी होती हैं
कमला देवी, पत्नी का नाम मिलता है कमला देवी, और पुत्री होती है इनकी देवल देवी, पुत्री का नाम मिलता है देवल देवी। 1299 ईस्वी में आक्रमण करता है नुसरत खां इनके ऊपर, और ये पराजित होते हैं कर्ण बघेल या रायगढ़ जी। पहला आक्रमण होता है सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का, और इसी आक्रमण के बाद इनकी जो पत्नी होती हैं कर्ण बघेल जी, और इनकी अपनी पुत्री के साथ ये भागकर देवगिरी के जो शासक होते हैं रामचंद्र यादव जी के यहाँ शरण लेते हैं। ये रामचंद्र यादव जी के यहाँ शरण लिया इन्होंने, और जो देवगिरी के शासक होते हैं, हमने आपको बताया कि इसके पहले भी अपने चाचा के शासनकाल में इसने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया था। तो कर्ण बघेल जी और अपनी देवल देवी पुत्री के साथ इन्होंने रामचंद्र यादव जी के यहाँ शरण लिया, और नुसरत खां ने आक्रमण किया था। सेनापति होता है अलाउद्दीन खिलजी का इस अभियान में, सेनापति प्रमुख होता है तो नुसरत खां प्लस उलूग खां, ये दो सेनापति होते हैं इसके इस आक्रमण में। और उसके बाद ये दोनों लोग तो भाग निकलते हैं, और इनकी पत्नी जो कमला देवी होती हैं ये फंस जाती हैं भाई वहीं पर। नुसरत खां इनको गिरफ्तार कर लेता है, और वो कासिम वाला हाल नहीं करता है कि पहले अपने पास रखा और उसके बाद खलीफा को भेंट कर दिया, और वहाँ जाके उन्होंने उसी को मरवा दिया, है ना। तो ये दिमागी होता है, हमने क्या बताया, क्योंकि मेन शक्ति इसके 5 सेनापतियों में थी, और इनकी वफादार होने के कारण, है ना। तो कमला देवी को यह भेंट कर देता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी जी से विवाह कर लेता है, और इनका जो पुत्र होता है उसका नाम रखते हैं खिज्र खां। और चित्तौड़ अभियान की बात करेंगे आगे, राणा रतन सिंह जी, सभी ने मूवी देख रखी होगी, इसकी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, हमको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, सबने देख रखा होगा। चित्तौड़ अभियान इसका वही होता है जो पद्मावत मूवी आप सबने देखा होगा, तो वहाँ नहीं जाते अभी। इसका जो पुत्र होता है कमला देवी प्लस अलाउद्दीन खिलजी का नाम खिज्र खां होता है, और चित्तौड़ अभियान के जो चित्तौड़ किले को जीतने के बाद इसने अपने पुत्र के नाम से उस किले का नाम खिजराबाद रखा था, है ना। तो लिखिएगा, बात करते हैं इसका सेनापति कौन था इस अभियान में। AK का मतलब समझ जाएंगे ना आप, AK 47 मत लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलूग खां प्लस नुसरत खां। चलिए लिखिएगा, AK के सेनापति, तो लिखिएगा नुसरत खां प्लस उलूग खां। गुजरात अभियान में इसके सेनापति कौन कौन होते हैं, नुसरत खां प्लस उलूग खां, इसके 2 प्रमुख सेनापति जाते हैं। AK मत लिखिएगा, हम लिख देते हैं भाई साहब पूरा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो लिख लीजिएगा छोटा छोटा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, ये सेनापति लिखा हुआ है ना, समझ जाइएगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होते हैं नुसरत खां और उलूग खां। और अगला पॉइंट लिखिएगा, पराजित होते हैं कर्ण बघेल, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से कि कर्ण बघेल जी को पराजित कर दिया नुसरत खां प्लस उलूग खां ने मिलकर, और इन्होंने अपनी पुत्री का जो लिखिएगा कर्ण बघेल पराजित हुए, और अपनी पुत्री के साथ, पुत्री का नाम क्या मिलता है इनकी, देवल देवी, और अपनी पुत्री के साथ देवगिर के शासक होते हैं रामचंद्र यादव, रामचंद्र यादव के यहाँ शरण ली भागकर, है ना। लेकिन इनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, शरण लिया। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, सुल्तान बनने के बाद यह पहला आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, फिर बात करते हैं। भागकर किसके यहाँ शरण ली थी, तो रामचंद्र यादव के यहाँ। इसके जो उलूग खां और नुसरत खां इस अभियान के सेनापति होते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा कि सुल्तान बनने के बाद यह प्रथम आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात के ऊपर। चलिए सुल्तान बनने के बाद
यह प्रथम आक्रमण था, है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, कमला देवी बंदी बना ली जाती हैं। कमला देवी को बंदी बना लिया जाता है और नुसरत खां के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया जाता है। भेंट किया जाता है, या लिख लीजिएगा, नुसरत खान ने कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था, है ना। या गुलाम वगैरह वाला सिस्टम यहाँ से ख़त्म कर दिया था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जो अभी की ये था ना कि गुलाम वगैरह, इन सब चीज़ों का अंत कर दिया था खिलजियों ने। चलिए अगला लिखिएगा, नुसरत खां को विरोध किया, कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। विवाह कर लिया कमला देवी के साथ, और इनका जो पुत्र होता है उसका नाम रखते हैं खिज्र खां। चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट, चलिए लिखिएगा, दोनों का पुत्र, दोनों के पुत्र का नाम होता है खिज्र खां। आगे जो चित्तौड़ किले का इसने नाम अपने पुत्र के नाम पे रखा था खिजराबाद, तो वो पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले को जीतने के बाद अपने पुत्र के नाम पर उसका नाम रखा था खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा था। पूछा जाएगा ना कि किस किले का नाम बदलकर इसने अपने पुत्र के नाम पर रखा था, तो वह किला होता है खिजराबाद, चित्तौड़ का किला होता है। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें बात करते हैं मलिक काफूर की, क्योंकि यहीं से मलिक काफूर की एंट्री होगी। अलाउद्दीन खिलजी कहीं इसको खरीदता नहीं है ना, गुलाम वगैरह की तरह। तो जब ये नुसरत खां गुजरात अभियान करके वापस लौट रहा था, तो खंबात की खाड़ी गुजरात में एक व्यापारी होता है जो नपुंसक लोगों का व्यापार करता है, गुलामों के रूप में उनको बेचता है। तो नुसरत खां जब आ रहा था अभियान करके, तो देखता है कि भाई एक 7 फीट का आदमी हट्टा कट्टा बॉडी सोटी बनाए हुए रहता है, देखता है उसको। और नुसरत खां ने वहीं से मलिक काफूर को कहते हैं खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करने के लिए, कि मालिक इसको देखकर अपनी सेना में इसको शामिल करेंगे। तो कहा जाता है कि 1000 दिनार में खंबात की खाड़ी गुजरात अभियान में नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था और अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। यहीं से एंट्री होगी मलिक काफूर की। बाद में मलिक काफूर ने जो किया अलाउद्दीन खिलजी के लिए, आप सभी को पता है, पूरा दक्षिण भारत जीत कर इसने उसके कदमों में रख दिया था। इसी कारण याद रखिएगा, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण। तो लिखिएगा गुजरात अभियान में ही बस लास्ट पॉइंट है ये, गुजरात अभियान में नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। एक 1000 दिनारी भी कहते हैं। गुजरात अभियान हमारा खत्म हुआ। आगे बात करेंगे रणथंभौर अभियान की, उसकी बात आगे करेंगे। अब उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज पहली क्लास थी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। कल इसके जो अभियान वगैरह होंगे उनका समापन कर देंगे, और जो इसकी नई चीज़ें होंगी, जो अन्य नए तथ्य होंगे, जिसने बाजार बहुत सारी स्थापना की थी इसने, कहते हैं ना बहुत अच्छा शासन किया था इसने जनता के लिए, जनता का शर्वा की उपाधि धारण की। तो आप समझ सकते हैं इसी से, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं, बहुत देखिए बहुत सरल भाषा में हमने
चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।